हेलो दोस्तों, आज हम साउंड वेव्स के चैप्टर में एक नया लेक्चर लाए हैं जो कि इजी होगा। यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ये सब चीजें जो होती है उनमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कैसे होता है। चीजें आसान होगी और यहाँ से चीजें आ जाती है बच्चों, एग्जाम में सवाल आ जाती है, यहाँ से फ्रिक्वेंटली आती है। साउंड वेव्स में यहाँ से आती है और एक और आगे पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक, उससे भी आ जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है भाई। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव चलिए मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल, अगर आप पीछे पढ़ के आए हैं और पीछे पढ़ के ही आना है बच्चों। पीछे वाला जो एक चैप्टर था स्ट्रिंग वेव्स था ना, जिसमें वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तो उसको देख कर ही आना है, तभी ये चीज और अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल। तो पीछे मैंने एक चीज बताया था, इसको जानने से पहले छोटा सा चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपको बच्चों कि अगर आपको याद हो बच्चों, तो हम बताते थे कि अगर एक स्ट्रिंग ऐसा है और किसी एक फिक्स्ड इंड से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, फिक्स्ड इंड से, तो यहाँ से अगर हम एक पल्स इसको यहाँ से भेजें ऐसे, तो ये जो पल्स यहाँ पे टकराता था उसके बाद टकरा के ऐसे वापस आता था। यहाँ पे इंसिडेंट था, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड था बच्चों। बिल्कुल सर, याद आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा ही था। जैसे इधर से एक पल्स ऐसा हुआ तो होता है ना, स्ट्रिंग पे ऐसे करके पल्स दिए तो जाकर उधर जो दीवार होगा, जो जिससे फिक्स्ड इंड होगा, उससे टकरा के उल्टा होकर आता था पल्स, उसका एम्पलीट्यूड उल्टा होकर निगेटिव होकर आता था। तो यही मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, बिल्कुल इजी सा चीज कि जब ये जाकर जिस इंस्टेंट पे यहाँ पे वो टकरा रहा होगा बच्चों, यहाँ पे वहां पे इधर वाला एम्पलीट्यूड ऐसे होगा और जस्ट टकराने के बाद नीचे से चला गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा बच्चों, तो ए नेट का वैल्यू अगर हम यहाँ पे बताना चाहें तो कितना हो जाएगा, ए इंसिडेंट प्लस ए रिफ्लेक्टेड, और दोनों का सम तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव में है इंसिडेंट वाला एम्पलीट्यूड और ये नेगेटिव में है कि नहीं? एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, एक कैसे आया है, एक कैसे गया है। तो इस इंस्टेंट पे बच्चों, ये इंस्टेंट पे पूछ रहा हूं, जहां पे ये जस्ट टकराया होगा, जस्ट रिफ्लेक्टेड हुआ होगा, जस्ट इंसिडेंट हुआ होगा और जस्ट रिफ्लेक्टेड हुआ होगा, उस इंस्टेंट पे क्या होगा, ए नेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ओके सर। और एक और चीज देख लीजिए, जब हम लोग देखते थे कि यही स्ट्रिंग ऐसे हो और ये एक लूज इंड से कनेक्टेड है बच्चों, लूज इंड समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ये फिक्स्ड था, यहाँ पे ये लूज है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक वेव ऐसे करके एक पल्स इंसिडेंट कराते हैं स्ट्रिंग में, तो ये पल्स धीरे धीरे ऐसे जाता है और उधर से ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसी डायरेक्शन में ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये उल्टा होकर वापस जो आ रहा था, यहाँ पे ये सीधा ही वापस आ जाता था। चीजें मैं बता रखा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लूज इन जस्ट, यहाँ पे अगर इंस्टेंट पे बात करें, एट दिस इंस्टेंट, अगर इस इंस्टेंट पे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता था कि जैसे ये ऐसे इंसिडेंट होता था वैसे ही यहाँ पे ऐसे करके रिफ्लेक्टेड हो जाता था। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड देखा जाए, ये नेट देखा जाए, तो वो हो जाता था ए इंसिडेंट प्लस ए रिफ्लेक्टेड, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता था तो 2 टाइम्स ऑफ ए आ जाता था। भाई ये भी पॉजिटिव होता था और ये भी पॉजिटिव होता था, क्योंकि नीचे से थोड़ी आ रहा है ये तो जैसे गया ऐसे और वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे ऐसे हमको दिखने को भी दिखता था, दिखने को भी मिलता था। यहाँ पे बड़ा सा ऐसे बनता था, यहाँ पे जाता था ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बड़ा सा बनता था, फिर वापस करके ऐसे आ जाता था, अगर आपको याद हो तो ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा सा एप्लीकेशन आगे यूज होगा बच्चों। और अगर बोला जाए कि अगर ये ऐसे गया और इसका उल्टा होकर वापस ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब इसको बोल देते थे आउट ऑफ फेज। ठीक है, ये सब चीजें मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि यूज होगा इसको आगे। देखिए, इसको बोल देते थे आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज बोलते थे बच्चों, और यहाँ पे बोलते थे इन फेज। जैसा गया वैसा ही वापस आ गया, तो ये इन फेज हो जाता था, और इसको उल्टा करके वापस आ रहा है तो ये आउट ऑफ फेज हो गया। ठीक है, और आउट ऑफ फेज में एंगल जो दोनों के बीच में बनता है, जो फेज बनता है वो पाई का बनता है, और इसमें जीरो का। ये सब चीजें डिस्कशन कर देना चाहता हूँ, आगे यूज होगा।
और एक और चीज हमने बताया था, ये तो इसी लेक्चर में बताया था, मतलब इसी के पहले लेक्चर में, इसी चैप्टर के साउंड वेव्स के पहले लेक्चर में, वहां पे अगर हमको कहीं पे लेना हो, पतला कर लेता हूँ पहले, अगर हम कहीं पे बोलते थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेव है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, एस नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और अगर हमारे पे प्रेशर एम्पलीट्यूड लिखना हो तो पी नोट लिखते थे कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स। अरे पता है सर, बता क्यों रहे हो, इसलिए बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का पाई बाई टू। मतलब कि ये प्रेशर एम्पलीट्यूड जो होता था वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से पाई बाई टू फेज आगे होता था, मतलब पाई बाई टू फेज एंगल लीड करता था डिस्प्लेसमेंट वेव से। क्योंकि देखिए ना, इसका ये चीज सेम आ रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का पाई बाई टू, साइन में ये भी साइन में ये भी, तो पाई बाई टू लीड करता था प्रेशर एम्पलीट्यूड। ठीक है सर, लीड करता था, पता है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गया ना, तो इसी का यूज आगे होगा। ये लीड करता था पाई बाई टू, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस में आ जाता था, और जहां पे इसके अंदर का एंगल मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, और इसको भी 0 मान लिया क्योंकि 0 है, तो साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 0 1 होता है, तो ये पी नोट हो जाएगा। तो जिस एंगल पे ये मिनिमम होगा 0 होगा, जिस एंगल पे इसका वैल्यू मिनिमम आएगा जो कि 0 आ रहा था साइन 0 0, और उसी एंगल पे प्रेशर एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमारे पास पी नोट आ रहा था जो कि मैक्सिमम था। तो इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों, देखिए अगर मैं बताऊं इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एट ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू अगर 0 रख दूं, उस टाइम पे एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और उसी टाइम पे अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू 0 रख दूं, तो यहाँ पे पी का वैल्यू पी नोट आ जाएगा, और यही तो मैक्सिमम है और यही तो मिनिमम है। तो जिस एंगल पे हमको मैक्सिमम मिल रहा है प्रेशर एम्पलीट्यूड, उसी एंगल पे हमें मिनिमम मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ये बहुत यूज होगा आगे। ठीक है, तो जहां पे मिनिमम मिलता है इसका, वहां पे इसका मैक्सिमम मिलता है, उसी का उल्टा कर दीजिए, जहां पे इसका मिनिमम मिलेगा वहां पे इसका मैक्सिमम मिलेगा, है ना, सेम चीज वैसा ही लेते हैं। देखिए अब चीजें बहुत आसान हो जाएगी अगर आपने पीछे जो मैं बताया वो समझ गए। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव में दो चीजें हमें देखना होता है। साउंड वेव जैसे ऐसे तो भाई कहीं पे हम आवाज करेंगे तो गूंज के आ जाता है। ऐसे अगर आप जो खाली घर होगा, खाली रूम होगा, उस रूम में जोर से चिल्लाइएगा तो नहीं, फिर से आवाज आ जाता है ट्रेवल करके। तो सब चीजें ठीक है, लेकिन हम फिजिक्स में एप्लीकेशन के लिए हम ऑर्गन पाइप्स को लेते हैं जिसमें कि साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब ऑर्गन पाइप मतलब सर क्या किसी को काट के ऑर्गन निकाल लेंगे? अरे नहीं दोस्त, ऑर्गन नहीं निकालना है, हम ऐसे बस एक पाइप ले लेते हैं। ठीक है, पाइप को यहाँ पे ऑर्गन पाइप बोला जाता है। मान लेते हैं ये एक पाइप है और ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है बच्चे, क्लोज्ड है, इसको बोल देंगे हम लोग क्लोज्ड, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ट्यूनिंग फोर्क, और ट्यूनिंग फोर्क कैसे ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो अंदर का भी साउंड को ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा रहा होगा, है कि नहीं बच्चों? साउंड के अंदर पार्टिकल्स जो होंगे, एयर के पार्टिकल्स सॉरी, उसको ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा रहा होगा भाई। ओके सर, और एक और लेते हैं हम लोग, जहाँ पे कि हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप लेते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा भाई। यहाँ पे भी अगर हमने ट्यूनिंग फोर्क ले लिया है तो यहाँ के भी एयर के पार्टिकल्स होंगे, वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। बताना क्या चाहते हो सर, बताना ये चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि अगर इसका वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहा है तो इसका पार्टिकल अंदर के जो भी पार्टिकल होंगे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे भाई, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ के पार्टिकल की डिस्कशन हो रही है, जब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में यहाँ पे जहाँ पे क्लोज्ड है पाइप, वहां पे कोई पार्टिकल होगा तो वो आसानी से वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे आसानी से ऐसे ऑसिलेट नहीं कर पाएगा बच्चों, क्योंकि ये तो यहाँ पे सटा हुआ है भाई। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे ऐसे चिपका हुआ है तो इसको ऑसिलेट कराना बहुत मुश्किल है, और ये ऐसा ही तो केस है।
एक ऐसा रस्सी होता था, ये फिक्स्ड एंड से होता था। हाँ सर, एक फिक्स्ड एंड से होता था, यहाँ से ऐसे पल्स भेजते थे, ये पल्स यहाँ पे जाता था और ऐसे करके वापस आ जाता था, सॉरी नीचे से वापस आता था, नीचे से ऐसे करके वापस आ जाता था। तो यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो कहीं जाता नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे जस्ट होता क्या था, ऐसे आता था और ऐसे चला जाता था, ऐसे करके ऐसे गया ऐसे आ गया। मतलब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है भाई, वो चल ही नहीं रहा है। नेट एम्पलीट्यूड भी उसका देखेंगे तो यहाँ पे जीरो ही आ रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो उसी तरीका यहाँ पे भी केस है, ये जो पार्टिकल है ये बिल्कुल भी मोशन नहीं करता है। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जीरो मिलता था वहां पे क्या बनता था, नोड बनता था। ये चीज पीछे हम बता चुके हैं, आज भी बता देंगे आगे, समझ लीजिए, उसको नोड बोल देते थे। ठीक है सर। और बोला था मैंने क्या, अगर ऐसे गया और ऐसे आ गया, जैसे मैंने बोला था ना, ऐसे गया और ऐसे करके वापस आ गया, तो इन दोनों को बोलते हैं आउट ऑफ फेज। तो बोल सकते हैं इसको हम लोग आउट ऑफ फेज है। बोलने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जहां पे मैंने बोला, जहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम है, जीरो है तो मिनिमम है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जीरो है, मिनिमम है, वहीं पे प्रेशर एम्पलीट्यूड, उसी एंगल पे प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहीं पे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहीं पे प्रेशर एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मतलब कि पी नॉट होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पे मैक्सिमम मिलता है हमें, वहां पे क्या बनता है, एंटी नोड ही तो बनता है बच्चों, एंटी नोड ही तो बनता है। ओके सर, एंटी नोड ही तो बनता है। और जो देखते थे हम लोग एम्पलीट्यूड, वो ऐसे बनता था। तो ये मैक्सिमम है, 100 मैक्सिमम ही लिख देते हैं। चलिए ठीक है, वो कितना वैल्यू आया हम अभी डायरेक्टली बताना नहीं चाहते हैं, बस मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जब ये पार्टिकल इधर को अगर चाह रहा होगा, ये पार्टिकल को चाह रहा होगा कि हम ऐसे ऐसे इसको वाइब्रेट कराएं, तो इस पे प्रेशर भी तो मैक्सिमम लगा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सटा हुआ है, तो इसीलिए मैक्सिमम प्रेशर। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और इसको अगर समझिए, अगर कहीं पे ये जीरो है तो ये मैक्सिमम हो रहा है ना, तो इसका जस्ट उल्टा होता जाएगा, जस्ट उल्टा होता जाएगा। जीरो था तो मैक्सिमम, नोड था तो एंटी नोड, आउट ऑफ फेज है तो यहाँ पे हो जाएगा इन फेज। बिल्कुल इसी का उल्टा होता जाता है, क्योंकि दोनों में एंगल π/2 का लीड होता है बच्चों, है ना, प्रेशर लीड करता है, तो चीजें वैसे ही आती रहती है। आपको आप सोचेंगे कि भाई ऐसे क्यों डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ऐसे ही आते रहता है, तो बच्चों मैंने पीछे के लेक्चर्स में बता रखा है, वो आपको देख के आना पड़ेगा, क्योंकि अभी बार बार बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें छूट जाएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसा चीजें यहाँ पे होती है। यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप है बच्चों, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा सर, अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो भाई साउंड का रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाएगा नहीं और साउंड वापस आएगा नहीं। आखिरकार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम लोग साउंड वेव पढ़ रहे हैं, तो ये साउंड जो था यहाँ से ऐसे पार्टिकल से होते हुए ऐसे करके वापस ही तो आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई यहाँ पे तो ऐसे ही नहीं, यहाँ से साउंड वेव जो ट्रेवल कर रहा होगा ऐसे करके, वो तो बाहर तक चला जाएगा, बाहर का भी पार्टिकल्स ऐसे ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो ये रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, थोड़ा सा सोचिए आप। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंदर के जो एयर के पार्टिकल्स है ना यहाँ पे, और बाहर के एयर के पार्टिकल्स है, दोनों तो सेम है सर ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन ध्यान दीजिए, अंदर के एयर के पार्टिकल्स जो है यहाँ पे वो ज्यादा कंप्रेस्ड है ना। तो यहाँ पे ज्यादा कंप्रेस्ड है ना बच्चों यहाँ पे, तो ये डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स अंदर हैं वो डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, और बाहर वाले एयर के पार्टिकल्स ज्यादा फ्री हैं, तो ये रेयर मीडियम की तरह काम करेगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज समझ लीजिए बच्चों, कि जिस तरीके से अगर ये एयर के पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर कोहेसिव फोर्स आपको पता हो कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, तो कोहेसिव फोर्स इधर एयर के पार्टिकल्स इसको लगा रहा होगा, ऐसे हर एक डायरेक्शन में खींच रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो एयर के पार्टिकल अंदर है, इस ऑर्गन पाइप के अंदर है, एक पाइप ऐसे रहता है सिलिंड्रिकल, तो यहाँ पे ये पाइप है, तो अंदर एयर के पार्टिकल्स भी इसको कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे भाई। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाइप जो है, पाइप के भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है ना सिलिंड्रिकल, तो वो पाइप के मॉलिक्यूल्स भी इसको
इन दोनों पाइप के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, जिसको एडहेसिव फोर्स बोल देते हैं, क्योंकि वो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पे भी एयर के पार्टिकल्स ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन एक और फोर्स आ जाएगा जो कि एडहेसिव होगा। ये इनके मॉलिक्यूल्स के वजह से होगा, है ना, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पाइप के मॉलिक्यूल्स, उनकी वजह से। तो यहाँ पे ज्यादा भाई ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, इसको कहीं जाने नहीं देगा, तो अंदर वाले पार्टिकल्स उतने मूव नहीं कर पाएंगे, ये सब ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा मूव कर पाएगा, तो ये डेंस हो जाएगा। तो हम लोग इसके कंपेरिजन में ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर हो गया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो डेंसर हो गया। तो अब बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे, है ना बच्चों, यहाँ वाला पार्टिकल का क्या सिचुएशन होगा भाई, यहाँ वाला पार्टिकल का क्या सिचुएशन होगा। सिंपल सी बात है, अगर इस पार्टिकल का सिचुएशन हम बताना चाहते हैं तो ये पार्टिकल क्या करेगा, जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर है, तो ये यहाँ पे तो भाई ऑसिलेट कर ही जाएगा ना यहाँ पे जस्ट बाहर है, मतलब जस्ट इसी पे है, एकदम वहीं पे समझिए, एकदम इसी के एज पे है, तो वो यहाँ पे है। तो अगर यहाँ से अगर वाइब्रेशन हो रही है तो भाई इस पार्टिकल में भी वाइब्रेशन होगी, और ये वाइब्रेशन मैक्सिमम होती है। यहाँ पे बोला जाएगा कि एस जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम आ रहा है तो एंटी नोड बनेगा, और अगर ये मैक्सिमम आ रहा है तो प्रेशर एम्पलीट्यूड जीरो ही आएगा, मतलब मिनिमम आएगा, ये तो कंफर्म है, तो यहाँ पे नोड बन जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे एंटी नोड बन रहा है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो है हमारा इन फेज, और जो जहाँ पे हम लोग को नोड मिल रहा है वहां पे हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ फेज है। ये सब चीजें बस ऐसे बोलने का तरीका है, कोई इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इतना चीज अगर आप समझ लिए ना बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं भी समझे है ना तो आगे और भी चीजें हम बताने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं, समझिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। जैसे स्टैंडिंग वेव हमने समझा था, वेव ऑन स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव नहीं था सर, भूल गया साहब। अरे भाई, जिसमें नहीं बोलते थे कि दो वेव्स, एक वेव इधर से एक वेव इधर से ऐसा आकर कहीं पे इंटरफेरेंस होता है इनका, तो वहां पे जो नेट हमारे पास वेव मिलता है दोनों को जोड़ने से, वही तो स्टैंडिंग वेव होता है। और दोनों वेव जो होते हैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है ना, दोनों का स्पीड सेम होता है। तो दोनों आकर कहीं पे करते हैं इंटरफेरेंस, उनका सुपर पोजिशन करके हमें एक नया वेव मिल जाता था, तो वही तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव होता था। और साउंड वेव में कैसे होगा, साउंड वेव में ट्रेवल ऐसे होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल होता है, वहां पे ट्रांसवर्स है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल है तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ परेशानी थोड़ी होना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हेडिंग डाल दूं मैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव समझने वाले हैं बच्चों हम लोग। काफी इजी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम लोग एक बार डिफिनेशन भी बता देते हैं। when two longitudinal sound waves travels toward each other of having सेम क्या है, सेम एम्पलीट्यूड है एंड फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होता है इनका। ठीक है, मान लेते हैं अगर कोई हमारे साउंड वेव S1 हमारे को ऐसे दे दिया, उसका डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन है हमारे पास, उसको बोल देते हैं, मान लेते हैं S नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है सर, और दूसरा जो है S2 है, उनका एम्पलीट्यूड भी वही होगा, S नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का
के एक्स, सॉरी प्लस का के एक्स होगा बच्चों, और प्लस का थीटा हम लोग इनिशियल फेज ले रहे हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इसका जीरो ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम ले रहे हैं तो ले लीजिए, किताबों में जनरली ले कर देता है तो इसलिए हम ले लिए हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं भाई, कौआ भी पढ़ाने लगा क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा थी, अच्छे से समझाना पड़ेगा ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दो हमको मिल गया है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, दो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स है, ये और ये है, ठीक है। एक इधर से ट्रेवल कर रहा है, एक इधर से ट्रेवल कर रहा है, तो अगर दोनों को अगर हम इंटरफेरेंस करा रहे हैं, नाउ एस नेट जो मिलेगा हमारे को बच्चों, वो मिलेगा S1 प्लस S2, एक इधर ट्रेवल कर रहा है, एक इधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है भाई, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको ऐड कर देते हैं भाई, एस नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस में एस नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस प्लस का के एक्स है, ठीक है, प्लस का थीटा, कुछ इनिशियल फेज है, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग नहीं बता देंगे, एस नोट अगर कॉमन ले लें इनटू, देखिए यहाँ पे ये और ये क्या है, ये सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए, तो साइन सी प्लस साइन डी का वैल्यू है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, साइन सी प्लस साइन डी का वैल्यू क्या होता है, मैथ है बच्चों, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, तो इसको आपको याद रखना है कि नहीं, इसको आपको याद रखना है, तो वही यहाँ पे कर देते हैं, तो 2 साइन ऑफ सी प्लस डी, दोनों को ऐड करेंगे तो केक्स कट जाएगा, तो ओमेगा टी 2 हो जाएगा, प्लस का थीटा बाई 2 आ जाएगा, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी, तो ओमेगा टी घटाएंगे तो कट जाएगा, और इसको कर देंगे तो केक्स आ जाएगा माइनस का थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। तो अब अगर देखा जाए तो इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं, 2s नोट आ जाएगा कॉस ऑफ के एक्स माइनस का थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा आपको दिख रहा है बच्चों, अरे यार अच्छे से हो जाए भाई ठीक है, ऐसे बना दिया, तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना बच्चों, यहां से यहां तक, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ही तो है, ये एस नेट का जो है वैल्यू, और ये यहाँ पे क्या है, एसएचएम को रिप्रेजेंट करने लगा है कि नहीं, ओमेगा टी का फंक्शन आ गया, साइन ओमेगा टी का फंक्शन आ गया, तो ये तो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ एम्पलीट्यूड है, ओके सर, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड है ये, हमारे पास कुछ आ गया है, एस नेट का वैल्यू जो आ गया हमारे पास, वो कितना आ गया है, कुछ एस डैश मान लेते हैं, इंटू कॉस ऑफ, कॉस था कि साइन था भाई, साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी प्लस का थीटा बाई 2, कुछ ऐसा है, तो ये एक एसएचएम इक्वेशन आ गया है। आप समझिए बच्चों, ये एसएचएम इक्वेशन आ गया, मतलब कि आप समझ रहे हैं, तो स्टैंडिंग वेव है, यहाँ पे दो साउंड वेव्स एक दूसरे के पास आ रहे थे, तो उनको करने के बाद, उनको सुपरपोजिशन करने के बाद, उन दोनों के इंटरफेरेंस होने के बाद हमारे पास जो नेट एम्पलीट्यूड इक्वेशन आया है वो एसएचएम इक्वेशन है, मतलब कि इसके एयर के, इसके मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो एसएचएम कर रहे हैं, एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के साथ एसएचएम कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है भाई। यहाँ पे एस डैश का वैल्यू जो है वो हम लिख देते हैं 2s नोट, 2s नोट के बाद क्या लिखना है, कॉस ऑफ के एक्स माइनस थीटा बाई 2, यही तो है 2s नोट कॉस ऑफ के एक्स माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया बच्चों, ओके। इसका हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बात और मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे बच्चों, कि अगर इसका हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लें, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू,
तो कैसे हम लोग लेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर लेना चाहें हम लोग तो कैसे ले पाएंगे? वो तो डिपेंड कर रहा है इस पे, है ना, वो तो डिपेंड कर रहा है इस पे। तो हम लोग लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू अगर लेना है तो 2 टाइम्स ऑफ एस नोट। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? कॉस का मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है। सर गलत बोल रहे हो, -1 तो मिनिमम हो जाएगा ना बच्चों। आगे मैं एक ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगा। जैसे कि देखिए ऐसे है ना, ये कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लेगा वो 2a लेगा, और यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला वैल्यू है वो माइनस का 2a लेगा। तो ये दोनों एम्पलीट्यूड ही है इसका, ऊपर नीचे, बस ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। लेकिन मिनिमम जो होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा? वो तो 0 होगा भाई। एम्पलीट्यूड मिनिमम तो यहाँ पे 0 होगा, ये 0 है यहाँ पे। लेकिन अगर देखा जाए इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो ठीक है, आप बोलेंगे 2a है सर, लेकिन जो नीचे वाला है ये भी एम्पलीट्यूड ही है, बस नीचे में मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम इसका 0 होता है भाई। ठीक है, ये पैसा नहीं है कि हमारे पास निगेटिव में हो गया, ये एम्पलीट्यूड है। मतलब ये कुछ वेक्टर क्वांटिटी में समझ सकते हैं आप, वो बस बता रहा है कि नीचे की तरफ है, तो ये भी मैक्सिमम ही है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ इसका मतलब हो गया यहाँ पे प्लस माइनस 2s नोट इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड का, एस डैश का मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे एस डैश का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 2s नोट इंटू 0। सबसे मिनिमम हम इसका 0 ले लेते हैं एम्पलीट्यूड, तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखा जाए तो ये कहाँ पे आ रहा है? कॉस ऑफ के एक्स माइनस का थीटा बाई 2 जो था बच्चों, ये कहाँ पे आ रहा है? इसका वैल्यू हम लोग प्लस माइनस 1 जो लिए हैं वो कहाँ पे आ रहा है? तो के एक्स माइनस का थीटा बाई 2 जो है, ये एंगल टोटल जो है, इसका वैल्यू प्लस माइनस 1 कहाँ पे आता है? कॉस 0 1 होता है, ठीक है। फिर कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, फिर 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, फिर 3 पाई का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। तो ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, मतलब इसका वैल्यू जो होगा वो n पाई होगा, जहां पे n का वैल्यू जो है 0 1 2 3 होता जाएगा। के एक्स माइनस थीटा बाई 2 का वैल्यू जो हमने निकाल लिया एंगल का वैल्यू, वो n पाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो कॉस ऑफ के एक्स माइनस थीटा बाई 2 जो है उसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो के एक्स माइनस थीटा बाई 2 का वैल्यू जो 0 आ रहा है बच्चों, वो कहाँ कहाँ पे आएगा वो सोच लीजिए आप। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है। उसी तरीका से अगर हम 3 पाई बाई 2 ले लें उसका वैल्यू 0 होता है। उसके बाद अगर हम लोग 5 पाई बाई 2 ले लें उसका वैल्यू 0 होता है। 7 पाई बाई 2 ले लें उसका वैल्यू 0 होता है। ये बढ़ता चला जाएगा। तो के एक्स माइनस थीटा बाई 2 जो है इसका वैल्यू जो होगा, अच्छा इस एंगल बोले थे ना, इसका जनरलाइज करें तो 2n+1 नहीं आ जाएगा, 2n+1 पाई बाई 2 आ जाएगा भाई, है कि नहीं? और यहाँ पे n का वैल्यू जो आ जाएगा 0 1 2 3, इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं यार, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा करके बता देता हूँ आपको, ये मिनिमम हो जाएगा और यहाँ पे ये मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, ताकि आपको समझ में आए। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। तो जिस तरीका से हम लोग इसका क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के साथ लिए हैं, इसी तरीके से हम प्रेशर एम्पलीट्यूड के साथ भी ले सकते हैं। कैसे? बिल्कुल इजी तरीका से बच्चों। प्रेशर एम्पलीट्यूड अगर नेट हम बताना चाहें, स्टैंडिंग साउंड वेव इन प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म में अगर देखना चाहिए तो देख सकते हैं, बिल्कुल ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म में देख लेते हैं, तो वो कैसे होगा? P इक्वल टू P डैश इनटू, समझिएगा इसको में जो भी आ रहा था डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, उसके बाद हम पढ़े थे कि प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होता है, पाई बाई 2 फेज आगे होता है, मतलब पाई बाई 2 लीड करता है। तो इसमें अगर पाई बाई 2 ऐड करें तो ये कॉस बदल जाएगा। ओके सर, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉस में बदल देना है।
अब तो इजी हो गया, कॉस में बदल के ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू लिख लीजिए। और यहाँ पे पी डैश का वैल्यू समझ लीजिए कितना होगा, 2p0। और ये भी अगर देखा जाए, इसका जो एम्पलीट्यूड था ये था, वैसे ही यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2p0 हो गया। और यहाँ पे कॉस के एक्स माइनस थीटा बाई टू, क्योंकि प्लस पाई बाई टू करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर एम्पलीट्यूड पाई बाई टू लीड करता है, तो फिर ये कॉस साइन में बदल जाएगा। सिंपल ही तो है भाई, यहाँ पे फिर साइन में बदल दीजिए, के एक्स माइनस का थीटा बाई टू। इतना आसान है भाई, बस समझ समझ के कीजिएगा तो बहुत आसान लगेगा आपको। इसको यहाँ पे मैंने ऐसे करके दिखाया था, ठीक है। तो अब तो बहुत इजी हो गया, ये भी इजी हो गया प्रेशर के टर्म में। कैसे भाई, कैसे कैसे, जल्दी से देख लीजिए बच्चों। मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो देखा जाए तो पी डैश का वैल्यू जो होगा वो 2p0 है, इंटू में प्लस माइनस 1 लेना पड़ेगा यहाँ पे भी, जो कि मैक्सिमम हमको लेना है ना। तो साइन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो समझ रहे होंगे आप। तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 2p0 आ गया। पी डैश का अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए बच्चों, ये बस हम लोग एम्पलीट्यूड में देख रहे हैं, तो 2p0 इंटू साइन का मिनिमम वैल्यू में अगर देंगे तो जीरो। फिर से दिक्कत हो रहा है कि मिनिमम वैल्यू तो -1 होता है, सर आप ऐसे क्यों ले रहे हो बार बार। फिर से बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, साइन का इक्वेशन देख लीजिए। अरे यार कुछ अलग ही बन जाता है मेरे से। ठीक है, कुछ साइन का इक्वेशन आप ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पे जा रहा है, नीचे वाला मैक्सिमम भी यही होता है, तो इसको भी मैक्सिमम ही लेते हैं, इसको भी मैक्सिमम ही लेते हैं भाई, दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। क्योंकि ये यहाँ पे 2p0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2p0 आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू इसका जीरो है, ये मिनिमम है, ठीक है, ये जीरो है। एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं भाई, कुछ और चीज नहीं ले रहे हैं, नंबर नहीं है। नंबर में ठीक है निगेटिव हो जाता तो मिनिमम हो जाता, ये एम्पलीट्यूड है भाई, इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ बार बार आपको, कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कब आया, तो यहाँ पे मतलब कि साइन का वैल्यू अगर देखा जाए, साइन ऑफ के एक्स माइनस का थीटा बाई टू जो है, इसका वैल्यू हम लोग लिए हैं +-1, ठीक है। तो इसका मतलब के एक्स माइनस का थीटा बाई टू, इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, फिर से पीछे वाला ही चीज बार बार रिपीट होगा। +-1 है, साइन के टर्म में है, तो साइन के टर्म में क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई टू का वैल्यू +1 होता है, 3 पाई बाई टू का वैल्यू -1 होता है, फिर से 5 पाई बाई टू का वैल्यू +1 होता है, फिर से -1 होता है, 7 पाई बाई टू का वैल्यू, इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। तो के एक्स माइनस थीटा बाई टू का जो वैल्यू होगा बच्चों, हमारे पास 2n+1 पाई बाई टू हो जाएगा, जहां पे n का वैल्यू बिलोंग करेगा 0 1 2 3 सब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वही वैसे ही कर देते हैं, कॉस सॉरी साइन है ना, साइन ऑफ के एक्स माइनस थीटा बाई टू जो है, इसका वैल्यू देख लेते हैं। इसका वैल्यू हमने जीरो लिया है, तो के एक्स माइनस थीटा बाई टू का वैल्यू जीरो कब होता है बच्चों, साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, 2 पाई भी जीरो होता है, 3 पाई भी जीरो होता है ना। तो के एक्स माइनस थीटा बाई टू का वैल्यू जो होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा, एन टाइम्स पाई हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है यार। और एन का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है भाई। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, समझ में आ गया वो ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज मैंने आपको बता दिया है बीच बीच में, जहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, वो एंगल को देखिए, वो एंगल 0 पाई 2 पाई 3 पाई है। और जहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम लिखना था ना, क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। जहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, वो एंगल कितना है, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू। और यहाँ पे कितना था, 0 पाई से, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो गया। और उल्टा ही तो होना था भाई, उल्टा ही तो होना था, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहा हूं, कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है और प्रेशर एम्पलीट्यूड दोनों में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है। और प्रेशर एम्पलीट्यूड जो होता है वो लीड करता है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, शुरू में भी बताया। इसी कारण से उल्टा आ रहा है। जहां पे इसका वैल्यू जो देख सकते हैं, ये कितना आ रहा है, प्लस माइनस में आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये क्या बन रहा होगा, यहाँ पे क्या बन रहा होगा, एंटी नोड बन रहा है,
ठीक है। और जहाँ पे 0 आ रहा है वहां पे नोड बन रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखें तो जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है वहां पे एंटी नोड बन रहा होगा, और जहाँ पे मिनिमम आ रहा है वहां पे नोड बन रहा होगा। ओके सर, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। इसका एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा है 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे, लेकिन प्रेशर का एंटी नोड बन रहा है पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 पे। चलिए ग्राफ से अच्छे से बता देता हूं आपको। एक पेज लेना पड़ेगा बच्चों हमको, है ना, इसके बाद इसको भी हम बताएंगे। एक पेज ले लेते हैं यहां से उठा के। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक पेज हमने ले लिया। ग्राफ्स के थ्रू मैं बता देता हूं, है ना, इजी होगा समझना। जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, है ना। एक ये ग्राफ बना दिया हमने और एक ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये ग्राफ आपको दे दिया है किसके किसके बीच में। ये मान लेते तो डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे एक्स, और ये यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, प्रेशर वर्सेज एक्स है। ठीक है भाई, ये मान लेते हैं इसका यहाँ पे बन रहा है पाई 2 पाई, ये हो गया इसका 3 पाई। ये पाई है, 2 पाई है, ये 3 पाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इसमें देख रहे थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में, वहां पे नोड कहाँ कहाँ पे बन रहा था बच्चों। नोड बन रहा था 0, मतलब कि यहाँ पे पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, ऐसा बन रहा था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है पाई बाई 2 इसके बीच में होगा, तो यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे भी नोड बनेगा, यहाँ पे भी नोड बनेगा, और यहाँ पे भी नोड बनेगा। तो एंटी नोड कहाँ पे बनेगा बच्चों, देखिए 0, यहाँ पे भी नोड ही बनेगा, तो एंटी नोड यहाँ पे बनेगा। एंटी नोड कहाँ पे था बच्चों, देख लीजिए, एंटी नोड था 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस टाइप से था। ठीक है, 0 यहाँ पे एंटी नोड, तो एंटी नोड मतलब कि यहाँ ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। फिर इसके यहाँ पे था ये भी था, तो यहाँ पे नीचे ही तो आएगा, क्योंकि कॉस का ग्राफ है मुझे दिख रहा है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका यहाँ पे एंटी नोड आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी हो गया। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि कॉस का ग्राफ था, मैंने पीछे दिखा था, हमें दिखा था पीछे, ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना बच्चों। कुछ अच्छा से बना देते हैं। ये कुछ ऐसे जाकर यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ये कुछ ऐसे मिलेगा, यहाँ पे जाकर ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राफ आपको ऐसे ही तो बनेगा, क्योंकि एस डैश और ये पी डैश का ही तो ग्राफ है, तो एस डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस नोट था इंटू कॉस ऑफ के एक्स माइनस का थीटा बाई 2 था। ऑब्वियसली कॉस का ही ग्राफ दिख रहा है, तो ये ऐसे ही बनेगा। और यहाँ पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो यहाँ पे बना है वो 2s0 है, और यहाँ पे इसका जो नीचे वाला मैक्सिमम है वो यहाँ पे माइनस का 2s0 है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब पॉइंट जो है हमारे को, ये सब क्या दे रहे थे, एंटी नोड दे रहे थे, एंटी नोड दे रहे थे, एंटी नोड दे रहे थे। और आंख बंद करके आप बना सकते हैं, जहां पे इसका एंटी नोड बन रहा था, जहां पे इसका एंटी नोड बन रहा है वहां पे यहाँ पे नोड बनेगा। जहां जहां पे इसका एंटी नोड आपको दिख रहा है वहां वहां पे प्रेशर में नोड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा। और जहां पे इसका एंटी नोड था, जहां पे इसका एंटी नोड है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, नोड है, जहां जहां पे ऊपर वाला का नोड है, ये नोड ही तो 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 है बच्चों। ठीक है, तो जहां जहां पे नोड है इसका बन जाएगा एंटी नोड प्रेशर का। तो प्रेशर में एंटी नोड कहां पे बनता है बच्चों, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या बन रहा था, ये पाई बाई 2 ही तो था, ये कितना था 3 पाई बाई 2 ही तो था, ये कितना 5 पाई बाई 2 ही तो था, ये कितना था 7 पाई बाई 2 ही तो था।
तो यहाँ पे क्या बन रहा था हमारे पास, मैक्सिमम बन रहा था, या मैक्सिमम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो थोड़ा ऊपर करके बना सकते हैं। और यहाँ पे एक जीरो था, तो जीरो पे क्या बनेगा, यहाँ यहाँ इसको क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो ये ऐसे आ गया, तो अगला बार ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अगली बार ये यहाँ पे आ जाएगा, अगली बार ये यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल इजी हो गया भाई। अब यहाँ से इसको यहाँ में इसमें सटा दीजिए। ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे प्रेशर पीडीएस का वैल्यू कैसे आ रहा था, 2p नोट आ रहा था साइन ऑफ के एक्स माइनस थीटा बाई 2 आ रहा था। ध्यान दीजिए पीछे यही तो आ रहा था हमारे पास, एक्स माइनस थीटा बाई 2। तो बिल्कुल इजी हो गया भाई इसका और इसका ग्राफ। ये किसके बीच का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका कितना है, प्लस का 2p नोट है। यहाँ पे इसका नीचे वाला मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 2p नोट। ठीक है, अब समझ लीजिए ये क्या है, नोड बन रहा है, अलग कलर से दिखा देते हैं। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। सिंपली जहां पे इसका एंटी नोड है वहां पे इसका नोड है, जहां पे इसका एंटी नोड है वहां पे इसका नोड है, जहां पे इसका एंटी नोड है वहां पे इसका नोड है। और उल्टा भी देख सकते हैं, जहां पे इसका एंटी नोड है वहां पे इसका नोड है, जहां पे इसका एंटी नोड है वहां पे इसका नोड है, जहां पे इसका एंटी नोड है वहां पे इसका नोड है। बिल्कुल इजी हो गया भाई ग्राफ, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस समझने के लिए बनाया कि दिमाग में बस एक ही चीज रखना है, इतना चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया क्योंकि बताना पड़ता है बच्चों समझाने के लिए। तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है, जहां पे प्रेशर का मिनिमम वहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम, मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का नोड वहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड का एंटी नोड, दोनों को वाइस वर्सा करते जाइए। ठीक है, यही चीज मैं फर्स्ट पेज में बताया, अभी भी बताया, और जरूरत है बताना इसीलिए मैं बता रहा हूँ। चीजें बहुत इजी हो जाएगी। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स, एयर कॉलम्स मतलब वही भाई, वही पाइप, ऑर्गन पाइप की बात हो रही है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्लोज्ड ऑर्गन, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है बच्चों, ठीक है भाई, ऑर्गन पाइप है ना, तो क्लोज कर दिया पहला केस में। ठीक है, पहला केस है। तो यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं एक ऐसा बना दिया हमने पाइप, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क लाए हैं जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए बच्चों, एक चीज मैंने बताया था ना पीछे कि ये फिक्स्ड इन की तरह काम करता है, तो यहाँ से ये पल्स जाता है तो यहाँ से ऐसे करके वापस आता है, तो ये फिक्स्ड इन की तरह काम करता है, ये फिक्स्ड होता है, जैसे स्ट्रिंग में देखे थे फिक्स्ड होता है, तो ये नोड की तरह काम करता है ना, ये नोड बन जाता है। यहाँ पे फिक्स्ड होती है चीजें, तो यहाँ पे ये नोड बन जाएगा बच्चों, तो ये नोड की तरह काम करेगा। और ये यहाँ पे एंटी नोड की तरह काम करेगा, खुला इंड है, एंटी नोड की तरह काम करेगा। और ये किस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के लिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में देख लेते हैं, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, तो यहाँ पे साउंड वेव में अगर यहाँ पे क्रिएट किया गया है वाइब्रेशन, तो फिर लोगों ने देखा कि यहाँ से ऐसे करके जाता है, ऐसे करके बन रहा था। ठीक है, इस टाइप से। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। और अगर ऐसा बन रहा है यहाँ पे, और अगर हम देखना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में ये बन रहा है, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड में क्या बनेगा,
प्रेशर एम्पलीट्यूड में क्या बनेगा भाई, कुछ अलग नहीं बनेगा। अरे अलग बनेगा बच्चों, मैंने क्या बोला, उल्टा ही करते जाना है। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में यहाँ पे एंटी नोड बना है, यहाँ पे नोड बन जाएगा, और यहाँ पे नोड बना है, यहाँ पे एंटी नोड बन जाएगा। ओके, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल बच्चों। तो यहाँ पे नोड है तो नोड तो ऐसे बनता है, तो नोड ऐसे बनता है, और एंटी नोड कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये इसका शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, इसका शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ओके, तो हम दोनों को बार बार लेकर नहीं चलेंगे बच्चों, ये और ये केस लेकर नहीं चलेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये प्रेशर वाला चीज था, प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड वाला चीज था। तो अगर आप दोनों चीज लेके चलेंगे तो ज्यादा देर लगेगी ना, आपको बस समझना तो है, जिस तरीके से इसमें हो रहा है उसी का उल्टा यहाँ कर दीजिए, और चीजें कुछ दिक्कत ही नहीं है है ना। अगर हम इसका लेंथ एल ले लिए हैं, ये कॉलम जो है एयर कॉलम बोलते हैं इसको, ऑर्गन पाइप को, तो इसका लेंथ एल है। तो आपको एक चीज मैंने बताया था ना पीछे, स्ट्रिंग वेब स्ट्रिंग में नोड नोड के बीच की दूरी कितना होता है, लेमडा बाई टू। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का दूरी कितना होता है, वही लेमडा बाई टू। लेकिन नोड और एंटी नोड के बीच का दूरी कितना होता है बच्चों, हो जाता है लेमडा बाई फोर। ये बहुत छोटा सा ज्ञान जो मैंने आपको पहले ही बता लिया हूँ, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है बच्चों, ठीक है। इस टाइप से ये होता है। तो यहाँ पे ये नोड है, ये एंटी नोड है, दोनों कंजिक्यूटिव होना चाहिए भाई कंजिक्यूटिव होना चाहिए। तो दोनों के बीच में दूरी कितना हो जाएगा, लेमडा बाई फोर का। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम लिखना चाहें बच्चों, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, लेमडा बाई फोर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लेंथ, इसका लेंथ जो है, ऑर्गन पाइप का लेंथ जो एल है, वही यहाँ पे लेमडा बाई फोर की तरह बन जाएगा, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ एल आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल नोड की ही बात कर रहे हैं, फंडामेंटल मोड की ही बात कर रहे हैं, मतलब फंडामेंटल चीजें, फंडामेंटल शुरुआत वाली चीजें हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा होता है, ये चीज आपको पता होगा। तो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी अपॉन लेमडा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो वी ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना है, 4 टाइम्स ऑफ एल है, ठीक है। इसी को चाहे तो आप इसी को चाहे तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे एफ नोट से भी बता दिया जाता है कि एफ नोट का वैल्यू वी अपॉन फोर एल है, ठीक है, एफ नोट भी बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो आ रही है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, यहाँ से वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ से ऐसे करके जा रही है, फिर साउंड ऐसे करके ऐसा कुछ शेप ले रही है, तो ये सब कुछ चीजें हमें दिख थोड़ी रहा है, हम लोग बस हियरिंग करके समझ रहे हैं कि कहाँ पे नोड और कहाँ पे एंटी नोड बन रहा होगा। जहां पे हमें ज्यादा एम्पलीट्यूड का मिल रहा है वहां पे हमको तेज साउंड सुनाई देगा, और हमको तेज साउंड सुनाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि एंटी नोड है वहां पे। और जहां पे नोड है वहां पे साउंड नहीं सुनाई देगा, एकदम जीरो हो जाएगा एम्पलीट्यूड, हम समझ जाएंगे वहां पे नोड बन रहा है। तो ये सब चीजें सब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू किए गए हैं, और हम यहाँ पे बस थ्योरेटिकल बता रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या मास्टर बस थ्योरी थ्योरी किया जा रहा है, तो बच्चों हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल ठीक है करना चाहिए, लेकिन आप समझिए ऐसा हो रहा होगा वहां पे, ऐसा ही नहीं हो रहा होगा ना हमें यहाँ पे साउंड दिखाई तो नहीं दे रहा है, बस ऐसा हम समझ रहे हैं कि इस टाइप से एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रही होगी। ओके साहब, तो ये फंडामेंटल चीजें अगर हम देख लिए हैं तो आगे चल लेते हैं, उसी में ऐसा ही प्रेशर एम्पलीट्यूड में होता रहेगा, बस उल्टा कर देना है। तो सेकंड देख लेते हैं इसी में, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए इस टाइप से है। अगर मैं ये ले लूँ फर्स्ट ओवरटोन को, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन। सर ये कहाँ से आया बच्चों, जो फंडामेंटल के बाद सेकंड वाले लेते हैं उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन में क्या होता है बच्चों, बताइए बताइए। ये बात तो क्लियर है कि भाई यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, लेकिन अगर फंडामेंटल से चलकर हम लोग फर्स्ट ओवरटोन पे आ गए हैं, तो उसके बीच में भी एक नोड बनेगा भाई, ठीक है, बीच में नोड बना दिया, ये एंटी नोड था, तो एंटी नोड से ये ऐसे चला, एक सेकेंड, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बना दिए भाई। पूरा लेंथ तो एल ही होता है, हमको पता है एयर कॉलम का। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, नोड ही तो बन गया। तो भाई फिर से नोड नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, लेमडा बाई 2, और एंटी नोड नोड के बीच में होती है दूरी लेमडा बाई 4। अब यहाँ पे लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, समझिए। लेंथ का वैल्यू हो जाएगा लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 लेमडा बाई 4 हो जाएगा। सॉरी, कितना क्या लिख दिया मैं, 2 से गुना कर दूंगा ऊपर नीचे, हाँ 3 लेमडा बाई 4 आ गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं लेमडा का वैल्यू जो हो जाएगा 4L/3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू लेमडा तो होता ही है, और हम वेलोसिटी हर जगह पे सेम ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों मीडियम सेम ले रहे हैं भाई, ये सारा मीडियम वही है, मीडियम को हम बदल नहीं रहे हैं। अगर एयर यहाँ पे है, यहीं पे एयर है, दोनों में एयर सिमिलर है, सारी मॉलिक्यूल सिमिलर है, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे होगा वही वेलोसिटी ऑफ साउंड आगे होगा, तो वही तो है। तो यहाँ पे ठीक है, हमने क्या लिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड सब में सिमिलर लिया है। मतलब जहां पे लेमडा का वैल्यू ज्यादा होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें फंडामेंटल में कि लेमडा का वैल्यू कितना आया था बच्चों, 4L। अगला बार लेमडा का वैल्यू आ गया 4L/3, मतलब लेमडा कम हो गया, आगे और कम होता जाएगा। तो जितना जितना लेमडा कम होता जाएगा उतना उतना उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। ओके सर, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लोग कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा बच्चों V/लेमडा, मतलब कि V/4L/3 आ जाएगा, 4L/3। देख सकते हैं आप लोग 3 टाइम्स ऑफ V/4L नहीं लग रहा है, तो यही तो क्या था, F0 था। ओके भाई, 3 टाइम्स ऑफ F0 हो गया, तो मतलब ये यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक बन गया। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं थर्ड हार्मोनिक हो गया, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। 3 टाइम्स आ गया ना, फंडामेंटल का 3 टाइम्स आ गया, तो थर्ड हार्मोनिक बोल देते हैं। अब उसी तरीका से नीचे आ जाइए बच्चों, अब दूसरे ओवरटोन में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है बच्चों सेकेंड ओवरटोन। दूसरे ओवरटोन की बात कर लेते हैं, तो ये तो लेंथ एल ही होता है भाई। अब क्या होगा सर, बार बार क्यों बता रहे हो, यहाँ पे एंटी नोड था, अब 2 नोड आएगा बीच में, एक यहाँ नोड एक यहाँ नोड मान लेते हैं, है ना, 2 नोड आ जाएगा बीच में बच्चों। तो यहाँ पे एंटी नोड है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, ये नोड ही तो है, ये नोड ही तो है। ठीक है भाई, और ये सब जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये एंटी नोड बन रहा है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि सर ने बोला था भाई, उन्होंने बोला था हमको कि एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी जो होती है, एंटी नोड नोड के बीच में लेमडा बाई 4 होता है, तो ये दूरी तो लेमडा बाई 4 ही हो जाएगा। भाई मैंने एक और बात बोला था, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, तो कॉन्जिक्यूटिव थोड़ी हुआ, यहाँ बीच में एंटी नोड आ रहा है, ये सब क्या आ रहा है, ये एंटी नोड ही तो है, ये एंटी नोड ही तो आ रहा है बीच में, तो इसके बीच में दूरी होगा ना लेमडा बाई 4। अब यहाँ यहाँ ले लेंगे, कहीं कहीं पे तो ऐसे थोड़ी होगा, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है ऐसे। ठीक है, तो देखिए इसके बीच का दूरी ये वाली लेमडा बाई 2 हो जाएगा, नोड नोड, फिर से नोड नोड लेमडा बाई 2, फिर से नोड एंटी नोड लेमडा बाई 4। ओके, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जोड़ दीजिए, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 इक्वल टू 5 लेमडा बाई 4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली बता सकते हैं भाई कि यहाँ पे लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 4L/5। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू लेमडा होता है, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा V/लेमडा, लेमडा का वैल्यू 4L/5, देखा जाए तो 5 टाइम्स ऑफ F0 आ जाएगा, तो इसी को बोल दिया जाता है फिफ्थ हार्मोनिक। सर थर्ड हार्मोनिक कहाँ गया, पता नहीं बच्चों, फर्स्ट हार्मोनिक भी तो हमें नहीं मिला तो बच्चों ऐसे ही मिलता जाएगा हमें, तो जनरलाइज कर देते हैं, इन जनरल क्या होगा हमारे पास,
शुरुआत में हमको यहाँ पे ये मिला, एफ नोट का वैल्यू मिल गया, उसके बाद हमें थर्ड मिल रहा है, उसके बाद फिफ्थ मिल रहा है, उसके बाद हमें सेवेंथ मिलेगा, उसके बाद हमें नाइन्थ मिलेगा। मतलब हमको ऑड हार्मोनिक ऑफ मिलता जाएगा, ऑड हार्मोनिक मिलता जाएगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होंगे आप, ऑड हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें मिलता जाएगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। से लिख सकते हैं हम लोग जनरल, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल हम लोग देख सकते हैं इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में होगा क्या, nth हार्मोनिक, क्योंकि ओवरटोन तो फर्स्ट सेकंड हो ही रहा है, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवरटोन में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे समझ सकते हैं, हमारे को फ्रीक्वेंसी मिलता जाएगा, एफ फ्रीक्वेंसी मिलता जाएगा, एफ नोट मिला, फिर हमको क्या मिलता जाएगा, एफ कितना मिला बच्चों, एफ थ्री मिला, फिर हमको एफ फाइव मिला, फिर एफ सेवन मिलेगा, ओड मिलता जाएगा, ओड हार्मोनिक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ ऑफ एन का वैल्यू हो जाएगा 2n प्लस वन टाइम्स ऑफ एफ नॉट, और यहाँ पे एन का वैल्यू जो बिलोंग करेगा 0 1 2 3। ठीक है, इस टाइप से वेरी करेगा। आई थिंक क्लियर होगा भाई, क्लियर होगा। तो ऐसे समझिए ना, इसको ऐसे समझिए कि फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, वन डालेंगे, एन का वैल्यू वन डालेंगे तो फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, तो फर्स्ट ओवरटोन में हमें थर्ड हार्मोनिक मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से समझ लीजिए। और जीरो डालेंगे तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो आई थिंक समझ रहेंगे आप, बार बार मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, तो उसी टाइप से आप समझ जाइए। ठीक है, जनरल ऐसे ही होता है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। आगे अब हम लोग देखेंगे बच्चों ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप, इसमें क्या होगा बच्चों, अरे भाई कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ थोड़ी होने वाला है, सिंपल ही तो होने वाला है। यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे हमने ले लिया, ये क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप है बच्चों। ओपन ऑर्गन पाइप में यहाँ पे भी हमने एक ट्यूनिंग फोर्क लगा दिया, ट्यूनिंग फोर्क ऐसे ऐसे कर रहा है। इसके बाद समझ रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे तो देखा जाता है, हम डिस्प्लेसमेंट वाला देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को ही देख रहे हैं। वहां पे यहाँ पे दिख रहा है ओपन ओपन है, तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा भाई, यहाँ पे भी एंटी नोड बनेगा, तो एंटी नोड है, तो ऐसे ही तो होगा। बीच में कहीं नोड तो आएगा ही, बीच में कहीं नोड तो आएगा ही। अरे यार, अच्छा नहीं हुआ बच्चों। ठीक है, इस टाइप से ठीक है, बन गया, बीच में नोड आएगा। अगर हम लोग प्रेशर एम्पलीट्यूड वाला बनाना चाहें तो क्या होगा, जस्ट उल्टा कर देना है, कुछ करना थोड़ी है बच्चों, जस्ट उल्टा कर देना है भाई। देखिए हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, जहां पे हमको एंटी नोड दिख रहा है बस उल्टा कर देना है, नोड होगा यहाँ पे, नोड होगा, उल्टा कर देना है भाई। तो नोड होगा तो समझ जाइए, नोड होगा तो समझ जाइए, ऐसा बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पूरा लेंथ इसका एल मान लेते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ। तो यहाँ नोड है, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ऐसे एंटी नोड के बीच की दूरी आपको पता ही होगा, लेमडा बाई 2 होता है, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। ओके, तो हमको यहाँ पे लेंथ का वैल्यू मिल गया, एल का वैल्यू लेमडा बाई 2 मिल गया। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू हमें 2 टाइम्स ऑफ एल मिल गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू लेमडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो हो जाएगा हमको वी अपॉन लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू कितना है, 2 एल है।
और यही तो हमारे पास, इसी को कभी कभी बोल दिया जाता है फंडामेंटल है। तो इसी को एफ नोट के टर्म में लिख दिया जाए, वी अपॉन 2L। तो घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है बच्चों। यही हमारे पास क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे हम लोग चल लेते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट ओवरटोन की बात करें, कौन सा टोन बच्चों, फर्स्ट ओवरटोन, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ओवरटोन में क्या होगा बच्चों, देख लीजिए ध्यान से। एंटीनोड एंटीनोड मिलेगा, एक में नोड मिल रहा था बीच में, अब यहाँ पे दो नोड मिल जाएगा। तो एंटीनोड से नोड के बीच में जाना है, ऐसे जाना है, फिर यहाँ से ऐसे जाना है, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे करके हमें ऐसे चला जाना है, ठीक है, यहाँ से फिर ऐसे जाना है, नोड से होकर एंटी नोड के बीच में चला जाना है। ये नोड मिला हमें, यहाँ नोड मिला हमें, ठीक है। तो ऐसे भी ले सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए, ये नोड एंटी नोड, नोड नोड और नोड एंटी नोड, ऐसे करके ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा हमारा लेमडा बाई 4, ये हो जाएगा लेमडा बाई 2, और ये हो जाएगा लेमडा बाई 4। तो टोटल लेंथ अगर देखना चाहें हम लोग, लेंथ का वैल्यू, तो लेमडा ही तो हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 2 लेमडा बाई 2 लिख देते हैं, है कि नहीं बच्चों। क्यों लिखे सारे ऐसा, बताता हूँ बच्चों। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लेमडा होता है, यहाँ से लेमडा का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 2L अपॉन 2 आ रहा है। काट इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उस टर्म में लाना चाहता हूँ मैं। वेलोसिटी अपॉन लेमडा का वैल्यू 2L अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखा जाता है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ क्या बन गया, V अपॉन 2L। V अपॉन 2L क्या था, F नोट था, V अपॉन 2L F नोट था, तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब ये सेकेंड ओवरटोन है। सॉरी 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 सॉरी, ये हमारे पास सेकेंड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ला दी हमने। ओके ओके ओके। अब अगर इसी को फिर से देख लेते हैं, देखा जाए बच्चों, देखा जाए तो ये तो बहुत इजी रहेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा। तो सेकेंड ओवरटोन में क्या करना है, 3 नोड बना देना है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। ये नोड बन गया बीच में, ये नोड बन गया, ये नोड बन गया, 3 नोड बन गया, ठीक है। तो पूरा लेंथ इसका L ही होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, आपको साफ साफ दिख रहा है 3 लेमडा बाई 2 आ रहा है, पूरा डिस्टेंस 3 लेमडा बाई 2 आ रहा है। तो एल का वैल्यू हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2, यहाँ से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 2L अपॉन 3, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों V अपॉन लेमडा, मतलब कि वेलोसिटी अपॉन 2L बाई 3 कर देंगे, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एफ नोड आ जाएगा भाई। मतलब कि क्या मिल गया हमें, थर्ड हार्मोनिक मिल गया, थर्ड हार्मोनिक मिल गया भाई, है कि नहीं। तो ऐसे ही मिलता जाएगा। और यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट अगर देखना चाहें आप लोग, देखिए इंड करेक्शन आ गया, लेकिन ठीक है, जनरलाइज करना तो पड़ेगा बच्चों। चलिए एक और पेज ला देते हैं भाई, हमारे पास पेज की कमी थोड़ी है ना बच्चों, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर जनरल, इन जनरल लिखना चाहें, इन जनरल क्या लिख दें, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सॉरी ओपन ऑर्गन पाइप,
इन ओपन ऑर्गन पाइप में अगर देखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड nth हार्मोनिक, उसके लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा कैसे कैसे वेरी कर रहा था। तो एफ nth के लिए लिख लेंगे हम लोग, तो एफ नोट आ रहा था, फंडामेंटल F1 आ रहा था, F2 आ रहा था, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा था। तो F नोट आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं एफ nth कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए बताइए, ये n टाइम्स आ रहा था, है ना, n टाइम्स ऑफ F नोट आ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों, n टाइम्स ही तो आ रहा था, यहाँ पे सारा चीज मिल रहा था, फर्स्ट मिला, सेकंड मिला, थर्ड मिला, फोर्थ मिला, सब कुछ मिला। मतलब कि अगर देखा जाए, फर्स्ट ओवरटोन, अगर यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन है तो यहाँ पे मिलेगा हमको सेकंड हार्मोनिक। अगर हमारे पास सेकंड ओवरटोन है तो हमको मिलेगा थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, अगर थर्ड ओवरटोन है तो हमको मिलेगा फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है, इस टाइप से बढ़ता जाएगा, इस टाइप से बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे हमको फर्स्ट ओवरटोन मिलता है, अच्छे से लिख देता हूं, अगर फर्स्ट ओवरटोन मिलता है तो हमको मिला था थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन मिलता है तो हमको मिलता है फिफ्थ हार्मोनिक। अगर हमको थर्ड ओवरटोन मिलता है तो हमको मिलेगा सेवेंथ हार्मोनिक। इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ही बढ़ता चलेगा, तो आप जनरलाइज कर सकते हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है कितना जनरलाइज करें, है ना, इस टाइप से समझ जाइए बस आप। तो इंड करेक्शन एक छोटी सी चीज है बच्चों। इंड करेक्शन ये चीज है कि अगर जब हम लोग ये ले रहे हैं ऑर्गन पाइप में, तो ये तो हम ठीक है, थियोरिटिकल चीजें हम देख लिए, ऐसे ऐसे चीजें होता है, लेकिन प्रैक्टिकल किया गया, अगर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया, तो एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया कि जो यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है ना, जो ऑर्गन पाइप में, जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप में एंटी नोड एक तरफ बनता है, और हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ बनता है एंटी नोड, और जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसमें दोनों तरफ एंटी नोड बनता है। और वहां पे जो ऐसा वेव जो बन रहा है ना बच्चों, जो ऐसा साउंड वेव का जो हमें दिख रहा है, जहां पे एंटी नोड नोड बन रहा है, तो इसका ये जो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, ये थोड़ा सा बाहर आता है। ठीक है, हम यहां तक बना दिए कि इस पाइप में ही फिट हो गया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद देखा गया, तो इसका ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो आप एंटी नोड का पॉइंट देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बाहर खिसक जाता है। ये एंटी नोड का पॉइंट जो होता है थोड़ा सा बाहर खिसक जाता है, पाइप से बाहर आ जाता है। ये जो वेव ऐसे करके बन रहा है ना, ऐसे करके, इसमें एंटी नोड का पॉइंट थोड़ा सा बाहर आ जाता है, ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है, तो हमें यहां पे मिलता है पॉइंट। तो उसी को बोलते हैं इंड करेक्शन। इन ऑर्गन पाइप्स there is slight shifting of antinode point from the uh, piping by experiments। समझ रहे ना, इन ऑर्गन पाइप्स देयर इज स्लाइट शिफ्टिंग ऑफ एंटीनोड पॉइंट फ्रॉम द पाइप एंड। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया, ये चीज हो रहा था। तो अब सोचे उन्होंने क्या करा जाए, तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया और देखा उन्होंने करके, तो
बोला कि कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर फंडामेंटल ही देखना चाहें हम लोग, फंडामेंटल से समझ लेते हैं बच्चों, है ना, फंडामेंटल से समझ लेते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, एंटीनोड एंटीनोड। तो उन्होंने देखा कि थोड़ा सा बाहर से जा रहा था, इस टाइप से जा रहा था, थोड़ा सा बाहर से निकल के ऐसे जा रहा था। ठीक है बच्चों, अरे भाई बन जाओ यार, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को। ठीक है, इस टाइप से हो रहा था। थोड़ा सा बाहर हमें देखने को मिला। तो ये जो बाहर थोड़ा सा निकला है ना, इसी को इंड करेक्शन बोल देते हैं। ये जो थोड़ा सा बाहर आपको दिख रहा है ना, तो इसका मतलब अब एंटी नोड जो था बच्चों, वो तो शिफ्ट हो गया ना भाई, यहाँ आ गया एंटी नोड, अब यहाँ आ गया। तो यहाँ पे एंटी नोड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ऐसा ही केस हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है। ये थोड़ा बाहर से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा इंड करेक्शन देखने को मिल जाता है, इंड करेक्शन ई बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो इंड करेक्शन होता है बच्चों, ये जो, क्योंकि सिलिंड्रिकल है ना, तो सिलिंड्रिकल है तो इसका कुछ रेडियस होगा, ये कुछ इस टाइप से होता है साइड व्यू। तो इसका कुछ ये रेडियस होता है आर। ठीक है, इस सिलेंडर का कुछ रेडियस होता है। तो ई का वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट्स के बाद आया था 0.6 टाइम्स ऑफ आर आया था। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इसका लेंथ कितना है भाई, इसका लेंथ तो एल है, ये ऑर्गन पाइप का लेंथ तो एल होता है। तो अगर टोटल देखा जाए हमें, टोटल यहाँ पे एंटीनोड और ये एंटीनोड के बीच की दूरी, टोटल कितना दूरी होता है, वो तो होता है हमारे पास क्या, λ/2 होता है। तो वो दूरी किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ प्लस में दोनों तरफ इंड करेक्शन आ रहा था तो 2 टाइम्स ऑफ ही कर देंगे। ठीक है भाई, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई, मतलब ई का वैल्यू कितना, 0.6 आर। तो मतलब लिख सकते हैं 1.2 टाइम्स ऑफ आर। इसके बाद आप लोग फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये क्या है, ओपन है, ओपन ऑर्गन पाइप। यह है क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, चीज आसान है। तो यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप में लिख सकते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप में लिख सकते हैं कैसे बच्चों, वेलोसिटी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस 1.2 टाइम्स ऑफ आर। हो गया। यहाँ पे भी क्या करना होगा, यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल है। देखा जाए तो ये पूरा इसका लेंथ, ये तो ट्यूब का लेंथ है, लेकिन इसका लेमडा का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये एंटी नोड बन रहा है, यहाँ पे ये नोड बन रहा है, दोनों के बीच में दूरी होता है λ/4, और जो दूरी हो जाएगा ई प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू बोल दीजिए आप लोग बच्चों, लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस ई का वैल्यू है 0.6 टाइम्स ऑफ आर। इसके बाद आप लोग फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए क्लोज्ड में, कितना हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ आर। कितना आसान है भाई, कितना आसान है, ऐसे करके बस कर देना है। इन करेक्शन में कुछ करना ही नहीं है। चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं यार, बिल्कुल इजी सा सवाल बच्चों। क्या बोला जा रहा है आपको, क्या बोला जा रहा है, जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप फिल्ड विथ नाइट्रोजन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नोट का वैल्यू दे दिया है 1000 हर्ट्ज है बच्चों। ठीक है, 1000 हर्ट्ज है। ये किसके लिए है, N2 के लिए है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है जब N2 को रिप्लेस कर दिया जाए, क्या होगा जब इसको रिप्लेस कर दिया जाए H2 से। बिल्कुल इजी सा सवाल बच्चों, बिल्कुल इजी सा सवाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लोज्ड है कि ओपन ऑर्गन पाइप है। अब कुछ बोला नहीं है तो जो लेंगे दोनों में सेम ही लेंगे, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन मान लेते हैं। ओपन में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वेलोसिटी अपॉन, ये ऐसे ही लिख देता ना, n टाइम्स ऑफ एफ नोट ही तो होता था। ठीक है, तो फंडामेंटल लेना है तो एफ नोट अपॉन, सॉरी, v अपॉन लेमडा होता था।
ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होता था, अंडर रूट में बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई रो होता था। रो डेंसिटी होता है तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बल्क मॉडुलस सेम रहेगा, लेकिन मास देखा जाए तो मास यहाँ पे N2 और H2 का लेना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, लेमडा तो सेम ही रहेगा भाई, लेमडा सेम ही रहेगा क्योंकि वही पाइप है, वही वो उतना ही ले रहे हैं, दूरी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो दिया गया था एफ नोट इक्वल टू 1000 हर्ट्ज इक्वल टू वेलोसिटी, जो कि क्या आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना होता है 28 इंटू लेमडा था। एफ नोट जो हमको नहीं पता है उसमें ले लेंगे 1 अपॉन रूट ओवर 2 ले लेंगे इंटू लेमडा, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। रेशियो ले लेंगे तो 1000 बटा में एफ नोट बराबर ये ऊपर चला जाएगा √2 टाइम्स ऑफ लेमडा डिवाइडेड बाई रूट ओवर 28 टाइम्स ऑफ लेमडा। ये कितना बार में 14 बार में। एफ नोट का वैल्यू आपके पास आ जाएगा बच्चों 1000 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 14 आ रहा है। इतना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा इसमें, किसमें H2 में। ठीक है, बहुत आसान है यार चीजें बस ऐसे ही दे दिया था। कह रहा है कि रेंज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, पता है हमको। स्पीड ऑफ साउंड वेव आपको दे दिया है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन रेजोनेंस पाइप। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा होगा, रेजोनेंस कुछ अलग चीज नहीं है बच्चों, वही जहां पे नोड एंड नोड बन रहा है तो वहीं पे रेजोनेंस होता है, मतलब आवाज साफ साफ सुनाई देना। रेजोनेंस हो रहा है तो कहीं पे हमको आवाज सुनाई दे रहा होगा, एंटी नोड का पॉइंट बन रहा होगा, वैसा ही केस होता है। घबराना नहीं है, हमको बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो भाई पहले तो पता करना होगा कि क्लोज्ड है ओपन है। मान लेते हैं कि क्लोज है क्योंकि कुछ बोला नहीं है। एक बार क्लोज ले लेते हैं, एक बार ओपन ले लेते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। मिनिमम से शुरुआत करते हैं कि मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए बच्चों। मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, अगर देखा जाए तो हमको इन जनरल जो मिल रहा था, क्लोज्ड बना लेते हैं पहले और एक ओपन बना लेते हैं। ठीक है, टोटल इसका लेंथ जो यहाँ पे हो रहा था वो कितना दूरी हो रहा था, यहाँ पे लेमडा बाई 2 हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था इसका लेंथ का वैल्यू हो रहा था लेमडा बाई 4 हो रहा था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो हो जाएगा v अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो हम पहले मिनिमम ले लेते हैं। मिनिमम कितना होगा भाई, मिनिमम यही तो होता है, मिनिमम लेंथ जो हम लोग लेते हैं वही तो यही तो लेते हैं, लेमडा बाई 4 ले लेते हैं। यहीं से शुरू करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग। तो मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों, v जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 336 है अपॉन मीटर पर सेकंड में लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना 4 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको 20 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ से एल का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना बार में कट जाएगा 3 8 32, 3 4 चौके 16, चलिए 8 32 होता है। ठीक है ठीक है, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, हो जाएगा 4.2 मीटर आ जाएगा ना, सही है क्या। 4.2 मीटर के आसपास आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ओपन ऑर्गन पाइप में देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग v अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी जो कि 336 है डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा लेमडा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रहा था वो 20 लेंगे, मिनिमम ले रहे हैं हमको, मिनिमम ले रहे हैं बच्चों।
336 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एल, तो यहाँ पे एल का वैल्यू मिनिमम लेंथ आ जाएगा हमारे पास, ये मिनिमम लेंथ आया है, ये कट जाएगा 113, 12 बार में, एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, 14 12, ठीक है, ये आना चाहिए भाई। तो यहाँ पे एल मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, बताइए ना, कूद कूद के बताइए ना, 8.4 के आसपास मीटर आ जाएगा। तो ये मिनिमम लेंथ हमने निकाला है भाई। अगर मैक्सिमम वहां पे हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अगर सुनना है तो मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा इसका, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम किस एन पे लेना है वो भी तो हमको पता चलना चाहिए। एफ अगर मैक्सिमम ले रहे हैं तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और है भाई क्या लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे अगर इन जनरल लिखते हैं हम लोग तो कैसे लिखते हैं, v अपॉन लेमडा का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ एल है, 4 टाइम्स ऑफ एल आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2n+1, ठीक है। और यहाँ पे अगर लिखना चाहे एफ मैक्सिमम का वैल्यू तो बच्चों कितना लिख देंगे, वेलोसिटी अपॉन लेमडा होता है ना, तो लेमडा का वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एल, और ऊपर वेलोसिटी लिखता है लेकिन इन टाइम्स आता है। ओपन ऑर्गन पाइप में हमको इन टाइम्स ही तो मिलता रहता है पहला हार्मोनिक, दूसरा हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक, ऐसा मिलता रहता है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में इन नहीं बता रखा है ना कि कितने पर हमको मैक्सिमम मिलेगा, कितने लेंथ पे हमको निकालना है, लेकिन एन का वैल्यू हम लोग कितना ले भाई, इनफाइनाइट तक चले जाए क्या, एन का वैल्यू इसको देना चाहिए था, दिया नहीं बच्चों। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो एन दिया रहेगा कि इतना पे हमको मैक्सिमम मिल रहा है। आखिरकार फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो हम रोटेटर रख देंगे और यहाँ पे वेलोसिटी का भी रख देंगे, एन का वैल्यू क्या रखें समझ ही नहीं आ रहा है। 1 में तो फंडामेंटल में मिनिमम मिलेगा पता है, लेकिन मैक्सिमम में तो बहुत मिल सकता है ठीक है, कोई बात नहीं, वैसा सवाल आ जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ एल है, एयर कॉलम वाइब्रेटिंग है तो थर्ड ओवरटोन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है, थर्ड ओवरटोन है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो ज्यादा ही बड़ा नहीं होगा। थर्ड ओवरटोन है, क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ है, हमको उसमें कितना मिलता था, 2n+1 टाइम्स मिलता था ना, टाइम्स ऑफ एफ नॉट मिलता था। तो थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड रख देते हैं, 3 9 6 1 7 एफ नॉट आ जाएगा। थर्ड हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन में यही तो होता है बच्चों, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा चीजें, है ना। 7 टाइम्स ऑफ एफ नॉट आ जाता है, फंडामेंटल का 7 टाइम्स आ जाता है। फंडामेंटल में तो ऐसे बनता था, ठीक है भाई, दूसरा में 1 बन जाता था, तीसरा में 2 बन जाएगा, ठीक है। ये एंटी नोड था, एक सेकंड में 2 बनेगा, थर्ड में 3 बन जाएगा, तो 3 नोड हमको बीच में बनाना पड़ेगा। चलिए बना दिया, यहाँ पे एक नोड यहाँ पे होता ही है, तो एंटी नोड से बनते हुए ऐसे जाएगा। बहुत इजी है बच्चों, आप लोग करिए खुद से, पता नहीं ऐसे क्यों बन रहा है मेरे से। ठीक है, ठीक है, जैसा ही बन गया यार एंटी नोड, ये नोड यहाँ पे बन गया है। अगर देखा जाए बच्चों तो हमको ए एम्पलीट्यूड मिलता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए मिलता है, थर्ड हार्मोनिक हो रहा है, वाइब्रेटिंग एट द थर्ड हार्मोनिक, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है तो एंटी नोड पे ही मिलेगा, तो एंटी नोड तो यही सब है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, इधर ही कहीं। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड एट द डिस्टेंस L/7 फ्रॉम द क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप। क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप से हम लोग L/7 इधर आना है, पूरा लेंथ समझिएगा, पूरा लेंथ तो L है इसका, अब L/7 करना है, समझिए ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है हमको। देखिए एक पार्ट, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट, ये सातवां पार्ट, मतलब पूरा ये 7 पार्ट में डिवाइड है इक्वली,
मतलब इधर से L/7 आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे तो हमको एंटीनोड मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, यही तो है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको मिल जाएगा। इधर से अगर हम लोग L/7 चल लेते हैं तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही है, तो ये तो क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही तो है बच्चों। यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा जो कि ए है, तो ए आंसर हो जाएगा। सिंपल है यार, इस टाइप से भी सवाल आ जाते हैं। तो यहां तक आने के लिए बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूं थैंक यू। ठीक है, देखिए बच्चों चीजें बहुत सारी आ रही है चीजें जो कि याद करने लायक है, तो वो सब चीजें आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तभी आपको लास्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, नहीं बनेगा तो आप फंस जाइएगा बच्चों। क्योंकि याद करते टाइम इतना देखने के टाइम नहीं होता है, इतना समझने का टाइम नहीं होता है, और शॉर्ट नोट्स जल्दी से रिवीजन किया जाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, 2-3 पेज में ये पूरा चैप्टर को अपने से लिख लीजिए, और हर चैप्टर में ऐसे ही करना है। बिल्कुल कीजिएगा बच्चों, नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होता है आगे। मिलेंगे आगे यार, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। ओके बच्चों।